बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ना 12th क्लास की बायोलॉजी का आज का हमारा लेक्चर है क्रोमोसोम्स से मुतल्लक, और हम आज क्रोमोसोम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। और उसमें हम आज पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, करते क्या हैं, और उनकी टाइप्स क्या हैं, उन किस चीज़ के बने होते हैं, और थोड़ी बहुत क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम कहेंगे दीज आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड्स ऑफ क्रोमैटिन। मैं आसानी के लिए सिर्फ थोड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। ये क्रोमैटिन मटीरियल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये क्रोमैटिन मटीरियल होता है बेटा डीएनए प्लस प्रोटीन्स, इसकी टाइप वगैरह भी हम बात करेंगे। और दे आर विजिबल, ये सिर्फ नजर तभी आते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। एंड दे कैरी आउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं। जीन्स बेसिकली डीएनए के टुकड़े होते हैं जो क्रोमोसोम्स का पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो जो जीन्स हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो प्रोटीन्स करती हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी ये डिपेंड करता है डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बात हमने 3 जगह पे पढ़ी है। एक 10वीं क्लास में जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात की थी, दूसरी बात हमने फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ी थी, तो हमने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। तब हमने कहा था कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। क्यों बहुत स्पेसिफिक होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है डीएनए के जीन के ऊपर। ये वाली बात हमने, और तीसरी बात हमने 10वीं क्लास में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में इंसुलिन की बारी पढ़ाते हुए करी थी, आपने जब पढ़ा होगा। तो ये जो चीज है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग, जब वो क्या काम कर रहे थे इन 1800 समथिंग, आई थिंक 1882 शायद, ठीक है। और जब वो काम कर रहे थे रैपिडली डिवाइडिंग सेल, क्योंकि मैंने कहा क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो वो जब सैलेमेंडर लार्वा के ऊपर स्टडी कर रहे थे, ये एक पानी का जानवर है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इन क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया, उनके सैंपल्स लिए सेल्स के, उनको स्टेन किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आए जो अभी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं उनकी टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया थोड़ा बहुत। एक अगली चीज होती है, एवरी स्पीशी हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर स्पीशी के अंदर एक खास नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। मसलन फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर हैं, 2-2 के। इसी तरह फ्रॉग के अंदर अबाउट 26 के करीब शायद, हाँ 26 क्रोमोसोम है। हनी बी में 32 क्रोमोसोम है। इस तरह कॉर्न के अंदर 20 है, शुगर केन में 80 है, प्याज में 16 होते हैं। और ऑनियन किधर लिखा हुआ है भला, देखना ऑनियन में है, प्याज नहीं है बहरहाल, ठीक है। तो माउस के अंदर 40 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पीशी का नंबर है। इसमें से एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी स्पीशी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखना है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, केमिकल कंपोजिशन और डिटेल स्ट्रक्चर तो हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पहले भी बताई गई है, और अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पे नोट लिखना लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप कंपोजिशन के अंदर ही इसको लिखेंगे साथ, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, उसमें 2 चीजें होती है, याद रखें। एक उसका क्रोमैटिड होता है। अब वो क्रोमैटिड जिस मर्जी लेंथ का हो सकता है, जिस मर्जी शेप का हो सकता है, ठीक है।
फिर उस क्रोमैटिड के ऊपर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। फर्क किया, ये है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी यहां से ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, समझ गए, जिस तरह एक लंबा गुब्बारा लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे गोल कर देते हैं तो वो दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब हम बचपन में फ़ोन बनाया करते थे, टेलीफोन, उसका, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमियर, वो यहाँ पे भी हो सकती है। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये वो पॉइंट होता है जहां से दूसरा, अगर क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट होगा तो वो दूसरा क्रोमोसोम यहां से बनेगा, यानी दूसरा क्रोमैटिड, सही है। और एक होती सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है, ये एडिशनल होती है। इसके अलावा और मुख्तलिफ चीजें होती है, जिस तरह सेटेलाइट प्रोसेस है और मुख्तलिफ चीजें, उनका फंक्शन हमें अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो ये हमें समझ आ गया। अच्छा, क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, फर्ज किया ये वाली। तो यहां से ये देखें, अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये क्या है? जो एस फेज से गुजर के आ गया है। पता है ना, एस फेज में इंटरफेज का एक एस फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। तो ये एस फेज से गुजर के आ गया है, इसका मतलब है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इसके अंदर दो क्रोमैटिड है, एक ये और दूसरा ये। समझ आ गई बात की? तो ये हमें पता लगना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत हमें उनकी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो गया कि हमें कोई, मतलब डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम आमतौर पे ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि डिवीजन के दौरान वो एस फेज से गुजर के आ गए होते हैं, सिवाय जब वो एनाफेज या एनाफेज 2 के ऊपर निकलते हैं तो फिर वो ऐसे नजर आ जाते हैं, सही है। तो मेनली मेटाफेज के अंदर भी और प्रोफेज के अंदर भी जो मेन फेजेज हैं, क्रोमोसोम जो है वो ऐसे नजर आते हैं। तो इसलिए ये कैसे, क्यों ऐसे नजर आते हैं, ये हम आगे सेल साइकिल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो वैसे भी आपने 9th क्लास में भी 5वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगी। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमने देखना है कि क्रोमोसोम वेरी करते हैं शेप के अंदर, लेंथ ऑफ द आर्म यानी कि क्रोमैटिड, ठीक है, टिड, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इतना लंबा इस तरह का भी हो सकता है, दूसरा का जो है वो दूसरा आर्म छोटा हो सकता है, एक के दोनों आर्म बराबर हो सकते हैं, फर्ज किया, ठीक है। इसी तरह एक ओवरऑल ही छोटा हो सकता है इस तरह का, एक जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, सही है। तो क्रोमोसोम्स की ये है शेप के साथ आप साइज की भी बात कर लें। लेंथ ऑफ द आर्म मैंने बताया, किसी का कोई आर्म छोटा हो सकता है, कोई आर्म बड़ा हो सकता है। लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर, इसकी बुनियाद पे क्रोमोसोम को हम 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है, दूसरा वो क्रोमोसोम जिसका सेंटर में होता है, और तीसरा वो क्रोमोसोम जिसका सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। मसलन ये सेंट्रोमियर नुक्कर पे ऐसे, इनको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं, यानी ऐसे क्रोमोसोम विच हैव द क्रोमोसोम ऑन द टिप, उनका सेंट्रोमियर टिप के ऊपर होता है। दूसरा जिनका, इनको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, देखना टीलोसेंट्रिक। दूसरे वो होते हैं जिनका टिप से थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। फिर वो होते हैं जिनका बिल्कुल दरमियान में होता है, इनको हम वी शेप भी कहते हैं। अगर आप गौर करें तो इनकी शेप कुछ इस तरह भी है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड है ताकि दरमियान में, ये वी शेप है। इनको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। और वो जिनका दरमियान से थोड़ा सा हट के हो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस तरह, ये जे शेप्ड होते हैं। लाइक इनका एक आर्म जो है वो छोटा होता है और दूसरा आर्म क्या होता है, बड़ा। तो इनको हम कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो हमें साइज के ऊपर, शेप के ऊपर
एंड लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के ऊपर हम इनको डिवाइड करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखिए फर्ज किया मेरे अंदर मेरे हर सेल में 46 क्रोमोसोम, आई एम एन ह्यूमन बीइंग। मेरे क्रोमोसोम जो एक सेल के हैं वो कौन कौन सी टाइप के हैं, उनके ऊपर कौन कौन से जीन लगे हैं। जीन को तो भी छोड़ो, वो बेसिकली उसको हम कहते हैं मेरा जीनोम, उसको छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर क्रोमोसोम का कौन सा सेट है, क्यों? उसकी वजह यह है, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर नए नए कॉम्बिनेशन आते रहते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर तो एक स्पीशीज है, यानी एक इंसान जो है वो सारों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड नंबर 46 ही होता है। हैप्लॉइड नंबर 23 वो आपको पता है क्यों, वो मियोसिस की वजह से, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना। तो जो डिप्लॉयड नंबर है वो होता है 46। लेकिन हर एक इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स की जो अलील्स लगी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। दैट इज व्हाई माई क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट देन योर क्रोमोसोम्स। सही है, कोड वो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जो आपके जीन्स मेरे जीन्स से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर, मेरी शेप आपकी शेप से डिफरेंट है। सही है, तो मेरे अंदर क्रोमोसोम का कौन सा सीक्वेंस होएगा, यानी एक पूरा सेट ऑफ द क्रोमोसोम, हम कहते हैं द स्पेसिफिक एरे ऑफ क्रोमोसोम्स in a person is called, उस पर्सन की कैरियन, कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, कैरियोटाइप। मेरे अंदर कौन सी टाइप का न्यूक्लियस है ये डिपेंड करता है मेरे अंदर कौन से वाले क्रोमोसोम्स का सेट है। और हर बंदे की या पर्टिकुलरली हर फैमिली की हम कहें तो कैरियोटाइप दूसरी लोगों से थोड़ी बहुत जरूर डिफरेंट होती है, ज्यादा ना भी हो तो। सही है जी, तो हमें कैरियोटाइप का भी पता लग गया, हमें जो है वो क्रोमोसोम्स की साइज, शेप और इन चीज़ों का भी पता लग गया। अब हम कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो याद रखें बेटा, हमने अभी उधर डेफिनेशन के अंदर कहा था क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल, और क्रोमैटिन मटीरियल के अंदर DNA मैंने वहां पे भी आपको बताया, और साथ में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन बड़ी खास है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। 40% जो है वो DNA होता है और 60% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। और ये प्रोटीन्स को अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ये हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा बताना है। ये एक कॉम्प्लेक्स है 8 प्रोटीन का, और आमतौर पे प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव, आपको याद आया कुछ जब मैंने कहा था मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, तो मैंने कहा था नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स वगैरह जो सेल के अंदर होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, तो मैंने कहा था ना इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर नेगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लार्ज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद आया ना? तो हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। वो क्यों होता है? वो किताब के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि इनके अंदर कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। इस वजह से डीएनए इनके गिर्द रैप हो जाता है। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम प्रोटीन्स का पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है एक 8, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 प्रोटीन्स, और पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए रैप होता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए क्या होता है? अगर आप गौर करें तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में ये बातें पढ़ी हुई हैं। 2 स्ट्रैंड होते हैं विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, और ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम की लेंथ के अंदर ये बिल्कुल बगैर कटे चलता रहता है, और पूरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और एक ही डीएनए का टुकड़ा होता है, सेगमेंट ऐसे लंबा सा, वो कॉइल हुआ होता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी।
ठीक है, ये डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर तकरीबन वो ये लिखा हुआ है कि एक इंसान का जो एक क्रोमोसोम है, यानी द डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम contains 140 million different न्यूक्लियोटाइड्स। डिफरेंट की बजाय सीधा हम बेस पेयर लिख लेते हैं, बेस पेयर, सही है। 140 मिलियन। और एक क्रोमोसोम के, इधर देखो बेटा, एक क्रोमोसोम के डीएनए के ऊपर, यानी एक क्रोमोसोम का डीएनए सीधा ऐसे निकाल लें तो 10 सेंटीमीटर है शायद, या 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग तकरीबन वो होता है। हर क्रोमोसोम का नहीं, लेकिन एक एवरेज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा डीएनए का धागा है, जो जिसके अंदर 140 मिलियन डिफरेंट बेस पेयर हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और एक अगली बात इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर हम एक काम करें कि उस हर जो बेस पेयर है, उस बेस पेयर का एक लफ्ज हो, उसका जो नाम है वो क्या हो, वन वर्ड, सही है। और एक किताब के एक सफ़े के ऊपर 500 लफ्ज आए, समझ आई बात की, यानी हर बेस पेयर क्या है, वो है वन वर्ड। और एक सफ़े के ऊपर, वन पेज के ऊपर कितने वर्ड आ जाए, 500 वर्ड्स। और हर किताब जो है, वन बुक जो है, उसके अंदर आ जाए 1000 पेज, तो ऐसी 140 किताबें बन जाएंगी। नो इट्स नॉट, 280 किताबें, 280 बुक्स इस तरह की बन जाएंगी। इतनी इंफॉर्मेशन बेटा सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है उसके ऊपर लिखी होती है। और उसकी स्ट्रक्चर उस डीएनए की आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड व्हिच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। पूरी स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह पता है। अब ये जो डीएनए है, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वाला डीएनए, ये एक छोटे से क्रोमोसोम के अंदर कैसे समा गया अल्लाह ताला ने, इसके लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। उसे हम कॉइलिंग, यानी एक पूरा क्रोमोसोम जब खोलेंगे तो हमें समझ आएगी कि हाँ वाजी वाह। जब हम क्रोमोसोम को खोल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पे लो एक पॉज, और मैं आपको एक एडिशनल बात बताने वाला हूँ। एडिशनल बात तो नहीं है, तो वो ये है कि चूंकि फर्ज किया ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है हिस्टोन, में उसके ऊपर अंदर HIS लिख दिया है, और जो डीएनए होता है वो इन हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हुआ होता है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यानी अगर ये फर्ज किया ये हिस्टोन, आई ट्राई टू मेक इट 3D लेकिन बना नहीं सही, तो फर्ज किया ये ब्लू कलर का डीएनए है और ये ब्लैक कलर की हिस्टोन प्रोटीन्स। तो एक, क्योंकि डीएनए के ऊपर होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये मैग्नेट की तरह एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। जिस तरह टेप वाली बॉल, जब एक बॉल टेनिस बॉल लेते हैं खेलने के लिए, उसके ऊपर टेप रैप करते हैं, उस टेप को आप समझे डीएनए, और उस किताब जो गेंद है उसे क्या समझे, हिस्टोन। तो वो एक गेंद के गिर्द जितनी टेप लिपटती है वो एक न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी द हिस्टोन प्लस डीएनए wrapped around it is called न्यूक्लियोसोम। उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, सही है। अब हम आते हैं, वापस आ जाओ इधर, तो वो क्या है, वो ये है, फर्ज किया बेटा ये एक क्रोमोसोम है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं जी, ये कुछ इस तरह की चीज होती है, समझ रहे हैं ना आप बात को, ये समझो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब असल में मैंने बनाया ये है, ये जो एक लाइन है ना ये खुद भी ऐसी है, समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए ये कुछ इस तरह बना दिया। फर्ज किया ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या बस लास्ट 5 मिनट, अच्छा तो ये हो गया, ठीक है।
अच्छा ये जो क्रोमोसोम, अच्छा फर्ज किया ये पूरे का पूरे की बजाय मैं सिर्फ इतना ऊपर वाला हिस्सा इसमें से थोड़ा सा खोल के आपके सामने बयान करता हूं। वो जब मैंने खोला तो वो कुछ इस तरह, यानी इसको कहते हैं ये हुई हुई है सुपर कॉइलिंग। ये क्या हुई हुई है, यानी ये जो इतना सा हिस्सा है ना ये ऐसा है, समझ गए? ये क्या है, सुपर कॉइलिंग। अब जब इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा है, यानी डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, दैट इज लाइक किताब में किस तरह बना है मैं उसी तरह ही बना दूं, कोशिश करूं, ठीक है। तो ये जो सुपर कॉइल है, ये मैं एक थोड़ा सा इतना सा हिस्सा खोल लूंगा तो वो कुछ इस तरह आ गया मेरे सामने। समझ रहे? फिर इसे कहते हैं कॉइलिंग, सही है। अच्छा ये एक डीएनए नहीं है, ये डीएनए नहीं है, ये लग डीएनए की तरह रहा है, लेकिन मैं ये डीएनए का एक पूरा डीएनए है, यानी 2 स्ट्रैंड है, और ये भी डीएनए के 2 स्ट्रैंड है अलग अलग। समझ आ गई बात की? यानी इसका मतलब है ये ऐसे है, समझ रही हो ना? ये एक डीएनए का स्ट्रैंड चल रहा है और ये दूसरा स्ट्रैंड चल रहा है, और असल में ये डीएनए नहीं है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। जब हम इसको खोल के देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जनाब ये है हिस्टोन सर, सही है, 1 2 3 बहुत सारे, और डीएनए के मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स उनके गिर्द लिपटे, डीएनए यानी उनके गिर्द लिपटा हुआ है, और ये दूसरा है इस तरह। समझ रहे हो ना बात को? सही है। और अब मैं इनको भी खोलूंगा तो मैं एक हिस्टोन प्रोटीन या 2 एक लाइन को पकड़ लूंगा और उसके गिर्द जो डीएनए है उसको देखूंगा, और फिर मैं ये लाल जो डीएनए है इसको खोलूंगा तो ये मुझे 2 स्ट्रैंड वो वाटसन क्रिक मॉडल वाले नजर आएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम के अंदर सुपर कॉइल हुए होती हैं चीज़ें। जो सुपर कॉइल है उसमें कॉइलिंग हुई भी होती है, उस कॉइलिंग को खोलो तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे डीएनए उनके गिर्द रैप हुए हुए नजर आते हैं। फिर उनमें से एक कॉम्प्लेक्स सीधा किया जाता है और उसके गिर्द जितना डीएनए जो है वो लिपटा हुआ है वो न्यूक्लियोसोम है, और फिर उससे हट के डीएनए है जिसकी स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था कि अगर हम देखें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी क्रोमैटिन। बस एक चीज रह गई कि क्रोमैटिन की 2 टाइप्स होती हैं। इधर देखो, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, ये कंडेंस रहता है, हर वक्त जमा रहता है। ये वाला पार्ट आमतौर पे इसके ऊपर जो जीन्स या जो भी चीज़ें होती हैं डीएनए, वो आमतौर पे सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते। एक होता है यूक्रोमैटिन, जो ओरिजिनल क्रोमैटिन होता है, यानी ओरिजिनल से मुराद जो एक्चुअल क्रोमैटिन है, जो एक्चुअल में फंक्शन करता है, उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअल में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।